नमस्कार दोस्तों। वक्त फिर अजमाना चाहता है, सिलसिले भरसक निभाना चाहता है। ऐ मुसाफिर चल चले, चलते रहें अब, राह में रुक क्यों ठिकाना चाहता है। कुछ नहीं है पास जब खोने को ही क्या, क्या बचा है क्या बचाना चाहता है। कमोबेश आज यही हालात हमारे उस देश के हैं जिसे आप भी प्यार करते हैं और हम भी प्यार करते हैं। मेरे परिवार ने इस देश की आजादी में योगदान दिया है, शहादत दी है, अपना सब कुछ खोया है, इसलिए मुझे दर्द है। तमाम सारे आप लोगों में भी लोग होंगे जिनके लोगों ने कुछ खोया होगा, कुछ नुकसान पाया होगा, कुछ और चीजें रही होंगी। तो जब हमारे परिवार की इन सारी बातों पर जब हम बात करते हैं तो आपको एक और चीज बताऊं। मैं कानपुर का रहने वाला हूं और कानपुर से मेरे परदादा जो है के पिताजी गए थे और कलकत्ता जाकर के उन्होंने भारत का पहला हिंदी का अखबार निकाला था, जिसे उत्तन मार्तंड कहते हैं, जिस अखबार के कारण आज देश में राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। वो चाहते उस पैसे से अच्छा व्यवसाय करते, लेकिन उन्होंने वो धंधा करने की बजाय उसमें पैसा और लगा करके उन्होंने एक हिम्मत निकाली, बड़ी मुश्किल से एक अखबार निकाला, लड़ाई शुरुआत की पहली बार हिंदी भाषा में। और जब यह अखबार निकला तो एक क्रांति हुई। उस क्रांति ने आगे बढ़ाया, फिर आगे जाके बहुत सारे लोगों ने इस प्रयोग को किया, जिसका लाभ हुआ, संचार हुआ। आज डिजिटल मीडिया का दौर है और इस दौर में भी बातें पहुंचाना, सत्य को बताना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज की लड़ाई झूठ और सत्य के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से जिस तरीके से सुबह से आपको मिस इंफॉर्मेशन दी जाती, आपके अंदर नफरत भड़काई जाती है, आपके अंदर अंधविश्वास भड़काया जाता है। अंधविश्वास कब पनपता है? जब आप असुरक्षित महसूस करते हैं, आप तमाम भगवान, तमाम देवी देवता, तमाम टोने टुटके के चक्कर में पड़ते हैं। अरे इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तब पढ़ते हैं जब आप परेशान होते हैं, और जब आप ठीक ठाक होते हैं, अच्छे स्थिति में होते हैं, तो आप सिंपल ईश्वर को, जो भी जिसको, जिस धर्म को या जिसको भी मानता है, उसे नमन करता है और आगे चलता है। वो वक्त बर्बाद नहीं करता, वो टोने टुटके नहीं करता, वो अपने काम को करता है और बढ़ाता है। दुनिया का सबसे खुशहाल देश जो है वो देश हॉलैंड, उस देश में एक भी मंदिर नहीं है, एक भी मस्जिद नहीं है, एक भी गुरुद्वारा नहीं है, एक भी चर्च नहीं। इससे आप समझ सकते हैं वहां के लोग नहीं कहते हैं हु इज गॉड, आई एम गॉड, यू आर गॉड। यानी भगवान हम आप हैं, हमारे आपके अंदर। और यही बात हमारा वेद कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ब्रह्मा हूं, मैं निर्माण करूंगा अपने भाग्य का, मैं बताऊंगा कैसे होगा। उसके लिए पुरुषार्थ की जरूरत है, कर्म की जरूरत, उसके लिए किसी और चीज की। और इसके एक नहीं हजारों उदाहरण मौजूद, और इतने मौजूद हैं कि जूता सिलने वाला व्यक्ति अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति बनता है। यह उदाहरण मौजूद है। इस देश के एक छोटे से गांव का किसान परिवार का वो लड़का लाल बहादुर शास्त्री इस देश का प्रधानमंत्री बनता है। इस देश के एक दलित, पिछड़े, बर्बाद घर का बच्चा, जिसके पूरे घर को जलाकर मार डाला गया था, वो और उसके पिता सिर्फ बचे थे, वो मल्लिकार्जुन खड़गे केंद्र का मंत्री भी बनता है और अब देश की सबसे पुरानी, सबसे पहली राजनीतिक पार्टी का मुखिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। और देश का जो सबसे सशक्त परिवार माना जाता है राजनीतिक तौर पे, उसके आगे खड़ा होता है वो मल्लिकार्जुन खड़गे। तो यह स्थिति होती, यह ताकत होती है आपके पुरुषार्थ की, और वो पुरुषार्थ करके ही आप पहुंचते हैं, क्योंकि ये सत्य की लड़ाई। लड़ाइयां तमाम तकनीकों से लड़ी जाती है,
एक जमाने में तलवार से लड़ी जाती थी, भालों से लड़ी जाती थी। फिर दौर आया कि जब बाबर आया तो उसने तोपों का इस्तेमाल किया। हालांकि उसके पहले भी सबसे पहली बार भारत में तोपों का इस्तेमाल खिलजी ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी, और रणथंभौर के किले में उसने तोपों को चलाया था, बारूद का इस्तेमाल। लेकिन वो एक छोटा सा स्तर। दूसरी लड़ाई, सबसे बड़ी लड़ाई, तोपों के बूते जो जीती, वो बाबर ने जीती। 16,000 की सेना ने इस देश की 1.25 लाख की इब्राहिम लोदी की सेना को हरा दिया। यह एक सत्य है। यह भी सत्य है कि उसके बाद में वो मुगल वंश जो हमारे देश में आया, जिसने वो किया, वो इसी देश में रच बस गया। वो लूट करके गया नहीं बाकी राज्य जितने आए आक्रांता उनकी तरह से। वो यहीं रच बस गया, यहीं शादियां की, यहीं नाते रिश्तेदारी करी, राजपूतानों में शादी करी, और उसने एक गंगा जमुनी संस्कृति बनाई। उस दौरान रामायण भी लिखी गई, कृष्ण के तमाम सारे वो लिखे गए, और महाभारत लिखी गई, और न जाने क्या क्या लिखा गया। पहली बार मंदिर बना तो अकबर के शासनकाल में राम का मंदिर बना। पहली बार जो है वृंदावन में जो मंदिर बना, वह भी अकबर के मुगल काल में ही बना। और इस तरीके से मुगल काल में तमाम मंदिर, तमाम चीजें बनी, हिंदू धर्म के बहुत सारे चीजें बनी। तो यह एक सत्य है। इस सत्य को जानिए कि सबसे ज्यादा जो हिंदू धर्म के आज मंदिर और ये सब दिखाई देते हैं, वो मुगल काल में बने। यदि आप यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद कहता है कि जो व्यक्ति मूर्ति की पूजा करता है, मंदिर, मस्जिद, जो मस्जिद तो तब होती नहीं थी जो हम आज के दृष्टिकोण से कह रहे हैं, वो जो पत्थरों की पूजा करता है वो भगवान नहीं है, वह ईश्वर का अपमान करता है। क्योंकि ईश्वर प्रकृति में है, और प्रकृति किसमें है? हम सब में है, मानवता में। तो आपके ही जो सबसे पुराने वेद हैं, तमाम सारे ग्रंथ हैं, वो बताते हैं वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण ब्रह्मांड विश्व हमारा भाई है, भाईचारा है, परिवार है, कुटुंब है। और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी हर किसी के हित में ही, सुख में ही हम सबका सुख है। तो इससे आप समझ सकते हैं। लेकिन आज नफरत की प्रयोगशाला चल रही है, और वो नफरत की प्रयोगशाला किससे चल रही? उसी तकनीक से, सोशल मीडिया की तकनीक। तो लड़ाई एक समय में कभी तोप से हुई, कभी भालों से हुई, कभी तलवारों से हुई, कभी बंदूकों से हुई, और आज सोशल मीडिया से हो। और जब सोशल मीडिया से हो रही है, जो झूठ फैलाए जाते हैं उसमें यह होता है, और इतना झूठ फैलाया जाता है कि किसी के बारे में भी कुछ कहेंगे। यदि भारत के क्रांतिकारियों की बात करेंगे तो भगत सिंह की बात आती है, और भगत सिंह का हर कोई नाम लेता है। उन्होंने कहा था, इंकलाब बम और पिस्तौलों से नहीं, सत्य, अहिंसा और संघर्ष से आता है। यह मजबूरी का विषय है, ध्यान आकृष्ट करने का विषय है, इसके अलावा नहीं है। जीत आपको उसी से मिलेगी। और यही वजह थी कि हमारे महात्मा गांधी जी ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और सहभागिता के आधार पर क्रांति की, और उसी क्रांति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो शुरू किया था। इसी अगस्त माह में शुरू किया, और अंग्रेजों को मजबूर किया कि उन्हें देश छोड़ के जाना पड़ा। यह एक सत्य है, और इस सत्य को समझने की जरूरत है, क्योंकि यह सत्य अहिंसा और सहभागिता के बिना नहीं हो सकता। सत्य आप भी बोल सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं। अहिंसा का रास्ता, यानी किसी पर हिंसा न की जाए और सबको अपने में समाहित किया जाए और सबको साथ लेकर चला जाए, सहभागिता, तब कहीं जीत मिलती। तो आज उसकी जरूरत है, क्योंकि देश हमारा जल रहा है और जलाया जा रहा है, देश को बर्बाद किया जा रहा है। सभी का समायोजन होने की आवश्यकता है, और यह होना चाहिए। आज सोशल मीडिया से जो लड़ाई लड़ी जा रही है, वो नफरत फैला के लड़ी जा रही है,
और इससे हमें कैसे जीतना है? सत्य की ताकत, सत्य की ताकत सत्य से ही आती है, अहिंसा से ही आती है, सहभागिता से ही आती है। वो इतनी बड़ी ताकत होती है कि किसी को भी हरा दे। और सत्य बोलने वाला कभी किसी से डरता नहीं। राहुल गांधी कहते हैं डरो मत। वो क्यों ये कहते हैं? कि वो सत्य बोलते हैं, अहिंसा का रास्ता चुनते हैं, सहभागिता का रास्ता चुनते हैं, भारत जोड़ो की बात करते हैं, तोड़ो की बात नहीं करते हैं। इसलिए होता राजनीति, सत्ता की जो है एक बड़ी ताकत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ये पूरी दुनिया में एक सत्य है कि राजनीति के बिना सत्ता नहीं हो सकती, और सत्ता के लिए राजनीति का मजबूत होना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि सत्य की ताकत के साथ में राजनीति की जाए, और राहुल गांधी ने वही रास्ता अपनाया। इन दिनों राहुल गांधी, आप जानते हैं, लेह लद्दाख में, वो कल वहां के स्टूडेंट्स से मिल रहे थे और उनके साथ में उन्होंने तमाम चर्चाएं की, और जो चर्चाएं की उसमें उन्होंने बात की कि कैसे अपने कैरियर को आप निखार सकते हैं, करियर आपका कैसे बन सकता है, और करियर बनाने के लिए आप किस ढंग से क्या क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि चंद लोग सिर्फ एक ही कि हम आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, या जो भी कुछ है, सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज ही सब कुछ नहीं होती। मैं उदाहरण के लिए बता दूं, मेरे पिताजी प्रोविंशियल पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर थे, और उसके बाद में सीनियर ऑफिसर के पद से रिटायर हुए। उसके बाद में मुझसे छोटा वाला भाई सिविल सर्विसेज में गया, वो अपना जॉब कर रहा है। उससे छोटा वो आईआईटीज का ऑल इंडिया टॉपर है, और वो वर्ल्ड लेवल का साइंटिस्ट है, वो अपना काम कर रहा है। मैं सबसे बड़ा था, मैंने वकालत पढ़ी, वकालत पढ़ने के बाद में कुछ दिन वकालत करी। मुझे नहीं लगा कि मैं वकालत के लिए बना हूं, मैं नहीं बोल सकता हूं, कुछ चीजें नहीं कर सकता हूं। मुझे लगा मेरे अंदर एक सच बोलने की बीमारी है। बीमारी क्यों कह रहा हूं? इसलिए क्योंकि मैं बोल नहीं सकता हूं। ये झूठ बोलने की मैं कोशिश करूं तो मैं सचमुच बीमार पड़ जाता। इसलिए मुझे लगा मैं नहीं कर पाऊंगा, और मैं संघर्ष कर रहा। और ईश्वर ने, मैं मानता हूं, और ईश्वर ने मुझे उस संघर्ष में साथ दिया है, रास्ता दिया है। तो वो सत्य के मार्ग पे चलते चलते मैं आया हूं। बहुत कुछ मेरा छीना गया है, मैं उसको नहीं बताऊंगा। मैं रोना नहीं रोता हूं तमाम सारे लोगों की तरह कि मेरी नौकरी छीन ली, मेरा घर छीन लिया, मेरा क्या छीन लिया। जो भी कर लिया वो तुम्हारी आदत थी, तुमने अपने कर्म किए। मेरी आदत है, मैं लड़ूंगा, जवाब दूंगा, और मैं वो कर। तो यही कह रहा हूं कि सत्य की ताकत है, तो आपसे बोल पा रहा हूं, कह पा रहा हूं। तो जब ये होती है तो हमें देखना चाहिए सत्य क्या है। हमारे प्रधानमंत्री लाल किले से झूठ बोलते हुए देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के तमाम दावे करते हैं। सोशल मीडिया और तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया जो झूठ पर टिका हुआ है, वो उस तरीके से उसे पेश करता है। क्यों पेश करता है? क्योंकि उसके लिए उसे पैसा, कीमत मिलती, और कीमत के लिए काम करता है। मुझे दर्द है अपने देश के लिए, राहुल गांधी को दर्द होना चाहिए इस देश के लिए, और है कि उनके परिवार ने इस देश के लिए 11 शहादतें दी हैं। मेरे परिवार ने एक शहादत दी, और तमाम लोगों ने जेल काटी। मेरे घर, जमीन, सब कुछ छिन गया था। देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम हमारे यहां से, बिठूर से शुरू हुआ था, हमारे गांव से शुरू हुआ। रानी लक्ष्मीबाई हमारे गांव में पली बड़ी थी, और जब पेशवास को अंग्रेजों ने निर्वासित किया महाराष्ट्र से, तो हमारे गांव ने, बिठूर ने उन्हें शरण दी थी, और हमने वो संघर्ष किया। हम उन गद्दारों से भी लड़े, उन लोगों से भी लड़े। तो उस खून से मैं पैदा हुआ हूं, गंगा जल पी करके पैदा हुआ। तो निश्चित रूप से गंगा की सौ लेके कहता हूं, सच बोले बिना मुझे नींद नहीं आती। तो सच ये है कि आज जब देश बर्बाद होता है तो मुझे चिंता होती है, दर्द होता है, और उसी दर्द के कारण आपको सच बताता हूं। बहुत हैवी सैलरी की नौकरी मैंने छोड़ करके काम शुरू, किसी से पैसा नहीं लेता,
अपने बूते कर। तो यह स्थिति है। क्या है आज स्थिति? आज देश की आर्थिक बर्बादी कर दी गई, देश को इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया गया। आप याद करिए 2017 में अखिलेश यादव की सरकार थी, उस साल का बजट आप देखिए, 3.5 लाख करोड़ का कर्ज था उत्तर प्रदेश में। आज करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है उत्तर प्रदेश में। 5 साल में 1947 से लेके 2017 तक 3.5 लाख करोड़ का कर्ज और अब 7.5 लाख करोड़ का कर्ज। तो यह भारत के कर्ज के बारे में मैं बार बार आपको बता ही चुका हूं कि भारत के ऊपर 1947 से लेकर के 2014 तक 54 लाख कुछ करोड़ का कर्ज था, लाख करोड़ का कर्ज था। वो आज 172 लाख करोड़ से अधिक का हो गया। और आप इसको जान, इतना कर्ज हो गया तो फिर पैसा जा कहां रहा है, किसको मिल रहा है? क्या आपको मिला है? ईमानदारी से बताइए। नहीं मिला। क्या उन गरीब लोगों को मिला है जिनको मदद की दरकार थी? नहीं मिला। आज सिर्फ उससे चुनाव प्रचार, उससे चंद पूंजीपतियों को लाभ दिया जा रहा है। उसका उदाहरण देता हूं। इस देश के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो बैंक शुरू किए थे, सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक, जिससे हमारे देश के लोग सूदखोरों के जाल से बचे, तो वो 27 बैंक खत्म करके कितने हो गए? 12 बैंक। और अब वो 12 भी खत्म करने की कोशिश हो रही है कि उन्हें 4 पे ले आया। यह एक सत्य है। यह एक सत्य है कि किस तरीके से बैंकों का पैसा लुटवा दिया गया था। तमाम बैंक लुट गए थे और कंगाली में आ गए थे, तो उन्हें मर्ज करके आज दिखाया जा रहा है कि वो प्रॉफिट में। जबकि सच्चाई ये है कि जब आप 15 लाख करोड़ रुपया माफ कर देंगे, जो डेट फंड में डाल देंगे, जिसको कहते हैं राइट ऑफ कर देंगे, तो वो खाते से हट जाएगा। और उसके बाद में यदि 1 रुपया भी आएगा तो वो प्रॉफिट कहलाएगा। यानी वो 15 लाख की तो बात ही नहीं है कि वो क्या है। अब बुक साफ है, 1 रुपया आ रहा है तो साहब इतना प्रॉफिट में आ गई बैंक। प्रॉफिट में नहीं आ गई, इतने लॉस में आ गई कि 15 बैंक बंद करवाने के बाद भी, और ये तो मैं केंद्र सरकार के बैंक कर रहा हूं, स्टेट बैंक जो सारे राज्यों के बैंक हैं वो भी बंद हुए। तो यह हालत। उसके बाद में आप बात करिए, जिस तरीके से लूटा गया वो एक नतीजा है। उसमें पैसा किसका था? आपका था, हमारा था। LIC को लूटा गया। LIC 36 लाख करोड़ रुपए की कंपनी होती थी 2014। आज जब इसे पिछले साल शेयर मार्केट में लिस्टेड कराया गया तो साहब इसे 5 लाख करोड़ की बताया। और आज उसकी स्थिति यह है कि उसका शेयर 33% कम पे है। यानी जो उसका बेस प्राइस था उससे भी 33% कम है, यानी उससे भी बुरी स्थिति में। कौन लूट ले गया LIC? साहब अदानी की कंपनियों में पैसा LIC से लगवाया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा से लगवाया गया। आपने कल देखा कि किस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा ने 65 करोड़ रुपए की रिकवरी के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद सनी देओल के यहां नोटिस भेजा था कुर्की का। और स्थिति यह हुई कि 1 मिनट में बैंक के चेयरमैन माफी मांगते हैं और कहते हैं नहीं वो गलती से चला गया, टेक्निकल एरर। साहब वो 65 करोड़ कहां, कौन, क्या खा गया? जवाब नहीं है। तो इस तरह की स्थिति है। और आज कंगाली की स्थिति यह है कि RBI से पहले भारत सरकार चंद % लेती थी, बाकी रिजर्व फंड में रखती थी। आज भारत की सरकार 98% ले लेती है। तब 10 से 20% लेती थी डिविडेंड, और आज 98% ले। यह स्थिति आ गई। यह स्थिति आ गई है कि राज्यों का जो भुगतान, जो कानून सम्मत है, जो पैसे उनके हिस्से के राजस्व के जाने चाहिए, वो पैसे पेमेंट नहीं हो रहे हैं या इतना डिले पेमेंट हो रहे हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि आप RBI से लोन ले लीजिए। और लोन लेंगे तो आपको उन्हें ब्याज देना पड़ेगा, और ब्याज देना पड़ेगा तो भारत सरकार वहां भी कमाएगी, और कमा के लूट के और सबके इसके जेब भर रही है। यह आप समझ सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
तो इस तरीके से यही नतीजा है कि आज 1100 करीब 1100 प्रोजेक्ट हैं भारत सरकार के, जो या तो डिले है, बहुत डिले है, या 350 तो ऐसे हैं जो शुरू ही नहीं हो पाए घोषणा होने के बाद, बजट प्रोविजन करने के बाद। यह स्थिति है, क्यों? पैसा नहीं। और इसके कारण तकरीबन जो उसकी जब घोषणा की गई उससे यदि आज तुलना करेंगे तो करीब 10 लाख करोड़ रुपया का उसमें नुकसान हो चुका है, और 16 लाख करोड़ के करीब इन प्रोजेक्ट को जिन्हें दिया गया, जिन तमाम पूंजीपतियों को काम करने के लिए, उनको 15-16 लाख करोड़ रुपया का पेमेंट किया जा चुका है। तो लूट मची है इस देश में, लूटा जा रहा है, बना कुछ सकते नहीं। आज बड़ा अच्छा जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मध्य प्रदेश में थे, उन्होंने बताया, गिनाया कि वहां पर अमित शाह जाके कहते हैं 70 साल में क्या हुआ और क्या है। साहब 20-21 साल से वहां पर सरकार है भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में भी बीच में रही, और अभी 9 साल से, और स्थिति ये है, इतने के बाद कहते हैं कुछ नहीं। आज वहां IIT, IIM और जितने इंस्टीट्यूट बने हुए हैं सब कांग्रेस के ही बनाए हैं, और किसने बनाए? तो यह स्थिति है। बेरोजगारी, दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारों की फौज, 90 करोड़ बेरोजगार। और कल जो डाटा आया, उस डाटा के मुताबिक, जो सरकार का डाटा है, मेरा नहीं है, 51% लोग हिंदुस्तान के बेरोजगार हैं। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी सरकार कह रही। महंगाई की बात करें तो महंगाई का मां तो नहीं बोल पाते, उसका ठीकरा विदेशों पे फोड़ते हैं। यह हमारे प्रधानमंत्री की स्थिति है। आज तेल के लिए हम विदेशों के आयात पर निर्भर हो गए हैं, आज गेहूं हम आयात करने की स्थिति में आ गए हैं। यह स्थिति है कि हम दूसरे देशों से खरीद के, यह स्थिति 1947 में हुआ करती थी, जिसे पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी ने सुधार के मजबूत किया था। मनमोहन सिंह के समय में इतना हमारा खाद्यान्न बढ़ गया था कि कुछ कहना नहीं, सड़ रहा था। और आज स्थिति है कि हमें खाने के लिए अनाज भी, तेल के लिए तमाम दलहन भी, सब कुछ बाहर से लेना पड़ा। यह स्थिति आ गई, यह स्थिति आ गई। सांख्यिकी मंत्रालय जो कहता है उसमें जिस तरह की स्थिति है कि सरकार तमाम जो PSUs कुछ तो बेच चुकी है, जो आपको पता है 3.5 दर्जन के करीब बेच चुकी है, और जो बचे हैं उनमें किस तरीके से किया जा रहा है, इसकी टोपी उसका सर, और इसकी टोपी उसका सर का पूरा खेल हो रहा है। और इस तरह से करके इसका पैसा इसमें डाल दो, इसका पैसा इसमें डाल दो, इससे इतना निकाल लो, इस तरह से करके ये हो रहा है। तो आने वाले वक्त में कोई भी सरकार वो किस स्थिति में जाए। और जिन सरकारों की आप बात करते हैं कि बहुत कुछ दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, साहब ऐसे तो नहीं दे। वो सरकारें तो चलिए, जो राज्य सरकारें दे रही हैं वो दे रहे हैं, केंद्र सरकार तो आपकी जेब से निकाल रही है, आपको सड़ा रही। यह स्थिति, और जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से जो देश को प्यार करता है उसको चिंता होती है, और वो उस पर आवाज बनना चाहिए, सच तो बोलना चाहिए, आवाज तो उठानी चाहिए। फैसला आपका है, क्योंकि यदि नहीं करेंगे तो आप बर्बाद होंगे। जो लोग कहते हैं स्कूल और सबकी बात, कभी जाइए छत्तीसगढ़, आत्मानंद स्कूल खोले हैं उस सरकार ने, आप देख के दंग रह जाएंगे। किसी भी पब्लिक स्कूल से बेहतरीन स्कूल है, इतने अच्छे स्कूल। महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल खोले हैं राजस्थान ने, जाके देखिए। जो लोग तमाम मॉडल की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा का मॉडल देखना है। और आज हिंदुस्तान के अंदर जो शिक्षा का मॉडल था, जितने स्कूल हैं, वो इन सरकारों ने नहीं बनाए, वो सारे बहुतायत में कांग्रेस की सरकार ने ही बनाए, राहुल गांधी के पुरखों ने ही बनाए, जिनसे पढ़ के निकले हैं तमाम सारे, मेरी पीढ़ी तक तो निकले हैं आपकी। और आज जो बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्योंकि उससे ज्ञान आता है। आज झूठ की पढ़ाई हो रही है, झूठी चीजें सिखाई जा रही है, झूठ बताया जा रहा है, इसलिए दर्द हो रहा है। और इसलिए राहुल गांधी की यह बात
बिल्कुल सही लगती है कि जनता के बीच जाइए, जनता को सच बताइए और जनता से। राहुल गांधी लद्दाख में मिल रहे हैं, वहां की बाजार में गए, लोगों से मिले, वहां खरीदारी की, समस्याएं पूछी, लोगों, महिलाओं, लड़कियों सबसे मिल रहे, स्टूडेंट से मिल रहे, पूर्व सैनिकों से मिले और बॉर्डर के हालात को उन्होंने समझा, क्योंकि उन्हें दर्द है। उनके परिवार ने इस देश को सब कुछ दिया। पंडित नेहरू ने अपनी सारी पुरखों की संपत्ति इस देश को दान कर दी, कुछ नहीं लिया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी या किसी के पास कुछ भी इस देश का दिया हुआ नहीं। इससे आप समझ सकते हैं, उन्होंने इस देश से नहीं लिया, इस देश को दिया और सिर्फ दिया, इसलिए उन्हें भी दर्द होता है। आपको भी होना चाहिए, क्योंकि आप भी देश को दे रहे हैं। इसलिए सच को जानिए, पहचानिए, क्योंकि यह लड़ाई सच और झूठ के बीच की है। जय